So hi friends, today we will learn what is monopoly market. This is a very important concept in microeconomics. First we will understand that what is monopoly and ये मोनोपोली मार्केट इकोनॉमी में क्रिएट कैसे होता है और क्यों होता है। तो जैसे और भी मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स, ओलिगोपोलिस्टिक, ऐसे ही एक मार्केट स्ट्रक्चर है मोनोपोली। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मार्केट स्ट्रक्चर माना जाता है। तो मोनोपोली बेसिकली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे सिर्फ एक फार्म और एक सेलर अवेलेबल होता है और बहुत सारे कस्टमर्स और बहुत सारे बायर्स रहते हैं, मेनी बायर्स एंड ओनली वन सेलर इन द मार्केट। हेयर इन द पिक्चर you can see that there is here in the sorry here in the picture you can see there is one seller in the left hand side and others right hand side all are buyer. So the seller has the advantage. He can decide the price and the quantity as he want to sell or charge. We will see how he decide price and quantity in the market later. Now let's go to the next slide. Now here we define the monopoly. As I said earlier, monopoly is the market where there is only one seller. और यहाँ पे मोनोपोली एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे मोनोपोली अपने मार्केट मोनोपोली फार्म अपने मार्केट में जिस चीज़ को बेचता है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। मतलब बायर्स चाहे तो किसी और के पास नहीं जा सकता है क्योंकि कोई और प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता उसके बदले। जैसे कि हम चाय के बदले अगर चाय बहुत महंगा हो गया, कोई एक ही सेलर है जो चाय को बेच रहा है, तो हम टी के बदले कॉफ़ी ख़रीद लेंगे। हम टी नहीं खरीदेंगे, कॉफ़ी ख़रीद लेंगे। मगर मोनोपोली की प्रोडक्ट के केस में ऐसे नहीं हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल इस्तेमाल किया है, हालांकि ये एक्चुअल में अभी तो है नहीं मोनोपोली, मगर ये काफ़ी क्लोज एग्जाम्पल्स होते हैं मोनोपोली के। मोनोपोली रियलिटी में ऐसे कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, मगर बहुत सारी चीज़ होती है जो मोनोपोली के बहुत ही करीब होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया है कि इंडियन रेलवे। अब इंडियन रेलवे में आप देखेंगे तो यहाँ पे इंडियन रेलवे की जो ओनर है वो है इंडियन गवर्नमेंट। अब इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी प्राइस आपको चार्ज कर सकता है ट्रेन की टिकट के लिए, है ना। और यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि आप ट्रेन के बदले किसी और कंपनी की ट्रेन में चले। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको इंडियन गवर्नमेंट का ही ओनली ट्रेन अवेलेबल है तो आप उसी पे चढ़ना पड़ेगा। जितना प्राइस चार्ज करेगा वही देना पड़ेगा, आप किसी दूसरे सब्सटीट्यूट को नहीं ले सकते। तो ये एक एग्जाम्पल है मोनोपोली का। और भी कई एग्जाम्पल्स है, और एक फेमस एग्जाम्पल है जैसे कि अफ्रीका का एक डायमंड कंपनी है, डी वियर्स नेम है उसका। तो वो कंपनी, तो ये भी वो डी वियर्स कंपनी भी एक मोनोपोली का एग्जाम्पल है क्योंकि उसके पास जो उसकी जो डायमंड होती है वो बहुत ही अनोखा होता है। क्यों अनोखा होता है? क्योंकि अफ्रीका की जो भी डायमंड माइंस होती है उसकी 80% कंट्रोल इस डिवियर्स कंपनी के पास होता है। तो इनपुट के ऊपर इसका एक बहुत बड़ा कंट्रोल होता है। इसके लिए उसके पास एक यूनिकनेस होती है उसकी प्रोडक्ट में और वो मोनोपोली बन जाता है। तो हम समझेंगे आगे जाके कि मोनोपोली कैसे कैसे क्रिएट हो सकता है, कैसे एक फर्म मोनोपोली बनता है मार्केट में। लेट्स सी। तो ये मोनोपोली का कुछ फीचर्स है। जैसे कि मोनोपोली, जैसे आई सेड अर्लियर कि मोनोपोली मार्केट में सिर्फ एक ही सप्लायर होता है और एक सेलर होता है, इसलिए कोई कंपटीशन की बात ही नहीं है क्योंकि एक ही सेलर है तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। मोनोपोलिस्ट प्राइस को कंट्रोल कर सकता है क्योंकि एक ही सेलर है तो वो जो चाहे प्राइस चार्ज कर सकता है। और यहाँ पे मार्केट में इंटर करना बहुत मुश्किल है, किसी दूसरे फार्म के लिए मार्केट में इंटर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मोनोपोली जब बनता है तो वो उतना आसानी से नहीं बना जाता है। और बनने के जो रीज़न्स होते हैं वही एक्चुअल में बैरियर्स होते हैं। जैसे हम जब आगे समझेंगे क्योंकि क्या क्या रीज़न्स होते हैं मोनोपोली बनने के, तो हम ये भी समझ जाएंगे कि मोनोपोलीज की क्या क्या बैरियर्स होते हैं, क्यों ये इस बैरियर को हमने कहा कि ये हार्ड टू एंटर द मार्केट है। अब मोनोपोली मार्केट में अब हम ये बात करेंगे कि मोनोपोली कैसे क्रिएट हो सकता है। तो मोनोपोली जनरली क्रिएट होता है कई वजहों से।
तो अब हम देखते हैं कि मोनोपोली बनने के क्या क्या रीज़न होता है, एक फार्म कैसे कैसे मोनोपोली बन सकता है। अगर किसी फार्म का पहले तो किसी फार्म का अगर किसी रेयर इनपुट के ऊपर कंट्रोल है, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई यूनिक इनपुट चाहिए, अगर उस यूनिक इनपुट के ऊपर किसी पर्टिकुलर फार्म का ही कंट्रोल है, तो वो प्रोडक्ट कोई और फार्म बना नहीं सकता। तो यही कारण से वो फार्म अपने आप में मोनोपोली बन जाएगा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल इस्तेमाल किया था पहले डीवियर्स कंपनी का, उसके पास कंट्रोल है अफ्रीका का मैक्सिमम जो नेचुरल डायमंड माइन है उसके ऊपर उसका कंट्रोल है। तो इसके लिए जो यूनिक क्वालिटी का एक डायमंड वो क्रिएट कर सकता है उस नेचुरल डायमंड माइन को एज ए इनपुट इस्तेमाल करके, कोई और डायमंड कंपनी नहीं कर सकता। तो इसके लिए वो अपने आप में एक मोनोपोली बन जाता है, क्योंकि यही क्वालिटी का प्रोडक्ट कोई और नहीं ला सकता मार्केट में ड्यू टू द लैक ऑफ इनपुट। तो अगर किसी पर्टिकुलर इनपुट चाहिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए और उस इनपुट के ऊपर किसी पर्टिकुलर कंपनी का ही कंट्रोल है, तो अपने आप में मोनोपोली बन जाता है। दूसरा है कि गवर्नमेंट फ्रेंचाइजीज या गवर्नमेंट लाइसेंस किसी कंपनी के पास है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए या सेल करने के लिए। जैसे हमने एक एग्जांपल इस्तेमाल किया था कि इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथोराइज्ड है। कोई और कंपनी रेलवे नहीं चला सकता इंडिया में, रेल को चला नहीं सकता इंडिया में, ट्रेन को नहीं चला सकता इंडिया में। और यही वजह है कि इंडियन रेलवे अपने आप में मोनोपोली बन जाता है। तीसरा है कि पेटेंट राइट्स, यानी कि कोई पर्सन या जैसे हम मान लेते हैं कोई साइंटिस्ट है, कि उसने अगर किसी दवाई बनाया है, जैसे कि अभी कोविड चल रहा है, तो किसी साइंटिस्ट ने अगर कोविड का दवाई बना दिया और उसने उसके ऊपर पेटेंट ले लिया अपना कि ये मैंने बनाया है तो इसके ऊपर मेरा ही हक होता है, मेरे परमिशन से ही कोई दूसरा इसको कोई कंपनी इसको बना सकता है। तो अगर ऐसा केसेस होता है तो इन दैट केस उसके ऊपर पेटेंट राइट आ जाता है और उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट के पास वो क्षमता आ जाता है कि वो मोनोपोली बन जाए मार्केट में। कोई यूनिक प्रोडक्ट कोई नया इन्वेंशन हुआ है मार्केट में और उसके वजह से उस इंसान को पेटेंट राइट मिल जाता है, तो उसके लिए उस प्रोडक्ट से जो भी अर्निंग आएगा और ये प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने की जो अथॉरिटी है ये सिर्फ उस पेटेंट ओनर के पास ही रहेगा। इस पेटेंट की एक एग्जाम्पल है, जैसे हम ज़ेरॉक्स, एक्चुअली जो हम फ़ोटोकॉपी करवाता है उसकी जो कंपनी होती है, पहले आता था ज़ेरॉक्स, जिसको हम ज़ेरॉक्स भी कहते हैं। एक्चुअली ज़ेरॉक्स एक कंपनी का नाम है और ये जब पहली बार फ़ोटोकॉपी मार्केट में लाया था, फ़ोटोकॉपी करने की मशीन, तो उसको इस ज़ेरॉक्स कंपनी को पेटेंट मिला था। और चौथा रीज़न ये हो सकता है कि नेचुरल मोनोपोली, और इसको दूसरी भाषा में कहा जाता है कि अगर एवरेज प्रोडक्ट का एवरेज कॉस्ट ऑफ द फार्म अगर बहुत लो हो जाता है, इन दैट केस उस फार्म मार्केट में बाकी किसी भी दूसरे फार्म से बहुत ही कम प्राइस में अपना प्रोडक्ट को बेच सकता है। तो बाकी फार्म ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे और एक ही फार्म बचेगा मार्केट में। तो इस तरीके से नेचुरल मोनोपोली क्रिएट हो सकता है मार्केट में। यहाँ पे हम एक एग्जांपल को दे सकते हैं, मगर अभी वो पूरी तरीके से तो मोनोपोली बना नहीं है। जैसे कि जियो कंपनी, जब जियो आने के पहले मार्केट में बहुत सारे टेलीकॉम मार्केट में बहुत सारे कंपनी थे जो सर्विस प्रोवाइड करते थे। मगर आज हम देखेंगे तो मार्केट में 3-4 कंपनी रह गए, जियो, एयरटेल, वीआई और शायद बीएसएनएल जो गवर्नमेंट कंपनी है। तो अभी पहले कितने सारे होते थे। तो जियो आने के साथ साथ जियो ने क्या किया कि अपनी प्राइस को इतना घटा दिया कि उसकी आ, ये क्या क्यों कर पाया कि एक तो उसका इन्वेस्टमेंट बहुत सारा था, दूसरा ये भी था कि उसने बहुत सारे मार्केट को कैप्चर कर लिया, बहुत बड़ा मार्केट नेटवर्क क्रिएट कर लिया। इसके लिए उसका एवरेज कॉस्ट बहुत कम हो गया और वो कस्टमर्स को बहुत कम पैसों में पैकेज ऑफर कर सकता है जो बाकी कंपनी नहीं कर सकता है। यही होता है नेचुरल मोनोपोली के कारण। अगर कोई कंपनी अपना मार्केट को इतना बड़ा कर ले कि उसकी एवरेज कॉस्ट बहुत कम हो जाए, पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट बहुत कम हो जाए एवरेज, तो उसको मार्केट में एडवांटेज मिल जाता है और वो नेचुरल मोनोपोली क्रिएट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि
मोनोपोली का डिमांड कर्व कैसा होता है, एक मोनोपोली फार्म मार्केट में कैसी डिमांड कर्व फेस करता है। तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है, ये फार्म का मार्केट डिमांड कर्व है। और एक चीज़ हमें याद रखने की सख्त ज़रूरत है कि ये जो मार्केट डिमांड कर्व है, ये मार्केट का भी डिमांड कर्व है और फार्म का भी डिमांड कर्व है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ एक ही फार्म है, तो जो मार्केट का डिमांड कर्व होगा वही इस फार्म का भी डिमांड कर्व होगा। तो इस डिमांड कर्व को हम AR भी कह सकते हैं, AR, जैसे हम ये लिख रहा हूँ, इस डिमांड कर्व को हम AR भी कह सकते हैं, यानी कि एवरेज रेवेन्यू कर्व। ये फार्म का एवरेज रेवेन्यू कर्व भी है। जितनी प्राइस बढ़ेगी उतनी क्वांटिटी कम सेल करना पड़ेगा। अब हालांकि मैंने कहा था कि कोई मोनोपोली कोई भी प्राइस और क्वांटिटी चार्ज कर सकती है, अपने हिसाब से सेल कर सकती है, मगर एक्चुअल में होता क्या है कि मोनोपोली को ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी सेल करेगी। वो अपने मर्ज़ी अनुसार प्राइस को नहीं चुन सकता अगर वो क्वांटिटी को चुन रहा है तो, और वो क्वांटिटी को नहीं चुन सकता अगर वो प्राइस को चुन रहा है तो। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर वो प्राइस को घटाएगा, अगर वो प्राइस को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे ले आएगा, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, मगर उसकी प्राइस घट जाएगी। अगर वो प्राइस को बढ़ा देगी तो उसकी क्वांटिटी भी घट जाएगी, क्योंकि उसकी डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड है। तो अगर वो हाई प्राइस चार्ज करना चाहता है तो उसको क्वांटिटी कम सेल करना पड़ेगा। अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी सेल करना चाहता है तो उसको लो प्राइस पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये मोनोपोली फार्म डिसाइड कर सकता है कि उसको कौन सी प्राइस में बेचना है और कौन सी क्वांटिटी में बेचना है। दोनों वो एक साथ नहीं चूज़ कर सकता, यानी प्राइस और क्वांटिटी को दोनों एक साथ नहीं चूज़ कर सकता। तो हम आगे जाके देखते हैं कि कैसे वो चूज़ करता है, उसका आउटपुट डिसीजन कैसे होता है एक मोनोपोली फार्म का। तो इस पिक्चर में हमने दिखाया है कि एक मोनोपोली फार्म का आउटपुट डिसीजन कैसे होते हैं। हम इसको अभी समझेंगे इस पिक्चर को। इस पिक्चर की वर्टिकल एक्सिस पे हमने प्राइस को मेजर किया है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने आउटपुट को मेजर किया है। यहाँ पे हमने जो कर्व अभी थोड़ी देर पहले ही देखे थे, यानी कि ये रहा AR कर्व, और यहाँ पे हमें एक दूसरी कर्व देखने को मिल रहा है जिसको हम MR कर्व भी कह रहे हैं। ये वाला कर्व, एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला कर्व है, ये MR कर्व है, जो AR कर्व से कम है। ये इसलिए कम है क्योंकि एवरेज रेवेन्यू से हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू कम होगा। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक मार्जिनल कॉस्ट कर्व है जो हमने ड्रॉ किया, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और एक है एवरेज कॉस्ट कर्व। अब मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ पे MR इक्वल्स टू MC होता है। यहाँ पे MR इक्वल्स टू MC कहाँ हो रहा है, इस पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए अब ध्यान से, जहाँ पे MR कर्व MC कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी इस पॉइंट पे MR इक्वल्स टू MC हो रहा है, तो वहाँ पे होगा मार्केट इक्विलिब्रियम। जहाँ पे MR इक्वल्स टू MC होता है वहाँ पे होता है मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी MR इक्वल्स टू MC। अगर जहाँ पे MR इक्वल्स टू MC होगा वहीं पे होगा मार्केट इक्विलिब्रियम। अगर इस पॉइंट से या जहाँ पे इक्विलिब्रियम हुआ है, यहाँ से हम क्वांटिटी डिसाइडेड होगा। जैसे हम देख सकते हैं कि क्वांटिटी QS है जो प्रोडक्ट फार्म सेल करेगा मार्केट में। अब प्राइस कहाँ से डिसाइड होगा, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि प्राइस भले ही हमें इक्विलिब्रियम जैसे क्वांटिटी डिसाइड हुआ, प्राइस भी यहाँ से डिसाइड हो सकता था, मगर ऐसा नहीं होता है। प्राइस हमेशा AR से ही डिसाइड होता है। तो हम देखेंगे कि ये जो डॉटेड लाइन है जहाँ पे AR को कट कर रहा है, यहाँ से डिसाइड हो रहा है प्राइस, यानी PS प्राइस डिसाइड हो रहा है। अब फार्म का कॉस्ट कहाँ से डिसाइड होगा, जहाँ पे MR इक्वल्स टू MC कट होता है वहाँ से नहीं, बिल्कुल नहीं। फार्म का कॉस्ट वहाँ से डिसाइड नहीं होता है। फार्म का कॉस्ट डिसाइड होता है जहाँ पे फार्म का कॉस्ट डिसाइड होता है जहाँ पे AC
कर्व जो है, AC कर्व को जब ये डॉटेड लाइन कट करेगा वहीं से डिसाइड होने वाला है कि फार्म का कॉस्ट क्या है। ये है फार्म का कॉस्ट। QS यूनिट प्रोड्यूस्ड करने के लिए फार्म का कॉस्ट है यहाँ पे, और फार्म प्राइस चार्ज कर रहा है यहाँ पे। तो ये वाले जो ये जो ऐश कलर की जो एरिया हम आपको दिख रहा है, ये है फार्म का प्रॉफिट, मोनोपोली फार्म का प्रॉफिट एरिया है ये। इसको इकोनॉमी में हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं इस एरिया को। तो इस तरीके से फार्म अपना आउटपुट और प्राइस डिसाइड करता है मोनोपोली में। आई होप आपको समझ में आया। आगे वाले वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि मोनोपोली क्यों सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। इसमें एक डेड वेट लॉस का भी कॉन्सेप्ट है। मोनोपोली में डेड वेट लॉस होता है जो सोसाइटी के लिए सही नहीं होता है। क्यों मोनोपोली सोसाइटी के लिए, मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर सोसाइटी के लिए हार्मफुल होता है, इसको हम आगे जाके समझेंगे। अभी आज के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक यू टू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।